गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर्स की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। इसलिए आपको अपने लाइफ में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको सफलता चाहिए तो। इसलिए निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर्स की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 24 जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में 9वां पक्का पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में 9th पक्का पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा क्योंकि फेस्टिवल से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि पक्का पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल किस स्टेट का फेस्टिवल है। तो ये अरुणाचल प्रदेश का स्टेट फेस्टिवल है जो इसका एडिशन 9th एडिशन होने वाली है। जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का 9वां संस्करण 18 से 20 जनवरी 2024 तक प्रदेश में आयोजित किया गया था। इसी के साथ यह महोत्सव का उद्घाटन पर्यटन मंत्री नाकाप नालो ने किया। इस साल की थीम है डोमिटो डोमुटो, डोमुटो डोमुटो पागा हम डोमुटो। नीसी भाषा में इसका अनुवाद होता है कि हमारे हॉर्नबिल्स को रहने दो। इसका मतलब होता है यह त्योहार वन्य जीव संरक्षण पर केंद्रित है जिसमें हॉर्नबिल पर विशेष जोर दिया जाता है। पक्षियों की 4 प्रजातियां जिसमें से पुष्पांजलि, ग्रेट इंडियन, ओरिएंटल पाइड और लुप्तप्राय रूफस नेक्ड अरुणाचल प्रदेश के पक्के पागा टाइगर रिजर्व में पाई जाती है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि ये 9th एडिशन होने वाला है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल्स का, जिसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में लॉन्च की गई इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हेवेश्योर किससे संबंधित रखती है? तो राइट आंसर होगा हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए एक ऐसी बीमारी है जिसको क्योर करने के लिए वैक्सीन डेवलप किया गया है। उस वैक्सीन का नाम क्या है? हैविश्योर। ये इंडियन इम्यूनोलॉजिस्ट के द्वारा लॉन्च किया गया कंट्री का पहला वैक्सीन है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हेविश्योर लॉन्च किया। यह जानकारी खुद इंडियन इम्यूनोलॉजिकल ने 19 जनवरी 2024 को दी थी। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। तो वैक्सीन हेविशियर हेपेटाइटिस ए के खिलाफ देश की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का कंट्री का पहला इंडिजिनस यानी खुद के बनाए हुए वैक्सीन को डेवलप किया, जिसका नाम रखा गया है हैविश्योर, जो किसको क्योर करेगा? तो हेपेटाइटिस ए को क्योर करने वाले वैक्सीन को नाम क्या है? हैविश्योर नाम है। तो जानते हैं हेपेटाइटिस ए के बारे में कि आखिर हेपेटाइटिस ए कौन सी बीमारी होती है। तो ये एक हेपेटाइटिस ए एक वायरल संक्रमण है, यानी कि वायरल डिजीज है जो वायरल इन्फेक्शन को फैलाती है। एचएवी मुख्य रूप से मल मौखिक मार्ग से फैलता है, जिसका अर्थ है कि यह दूषित भोजन या पानी के सेवन से फैलता है। आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हेपेटाइटिस बीमारी किससे फैलती है। तो ये दूषित भोजन या दूषित पानी से सेवन करने से ये बीमारी फैलती है। हेपेटाइटिस ए लीवर की सूजन है जो हल्के से लेकर गंभीर लक्षण पैदा कर सकती है। आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हेपेटाइटिस ए के बीमारी के दौरान लीवर में सूजन हो जाना और हल्के से गंभीर लक्षण का पैदा होना, यानी कि थोड़ी-थोड़ी दर्द आपको महसूस होगी इस हेपेटाइटिस ए के द्वारा। तो आपको ये पॉइंट्स को भी याद रखना होगा कि इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड के द्वारा हाल ही में हेपेटाइटिस ए बीमारी के लिए एक वैक्सीन को जारी किया गया। उस वैक्सीन का नाम है हैविश्योर। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत को स्वर्ण भंडार के मामले में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर का 9th पोजीशन मिले हैं। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो इंडिया का गोल्ड रिजर्व्स है उसके पोजीशंस के अकॉर्डिंग, उस गोल्ड रिजर्व्स के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया का पोजीशन रखा गया है 9th पोजीशन पे। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। वर्ष 2024 तक कुल 8,133.46 टन के सबसे बड़े सोने के भंडार के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान पर है।
इसके बाद जर्मनी, इटली और फ्रांस है। वहीं भारत का 9वां स्थान मिला है। यह महत्वपूर्ण राशि वित्तीय स्थिरता के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिबद्धता और वैश्विक सोने के बाजारों को प्रभावित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। और इस युग में देशों ने अपनी मुद्रा और सोने की एक विशिष्ट मात्रा के बीच एक निश्चित विनिमय दर स्थापित करने के लिए सोने के साथ साथ अपने कागजी धन का मूल्य का भी समर्थन किया। तो आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स लिस्ट इंडिया का जो गोल्ड रिजर्व है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का पोजीशन 9 पोजीशन पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाली तीसरी अफ्रीकी देश कौन सी बनी है? तो राइट आंसर है कैबो वर्दे। कैबो वर्दे थर्ड अफ्रीकन कंट्री बनी है जिन्होंने मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन पाया है WHO से। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कार्बो वर्दे को मलेरिया मुक्ति प्रमाणित किया है। कार्बो वर्दे का विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यह दर्जा दिया गया था क्योंकि इससे 3 वर्षों में स्थानीय प्रसारण का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग सर्टिफाइड किया गया है कैबो वर्दे कंट्री को, जिन्होंने हाल ही में अपना मलेरिया फ्री कंट्री को घोषित किया। इसी के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफाइड प्रोवाइड किया है मलेरिया डिजीज को रिमूव करने के लिए। इस घोषणा के साथ साथ कार्बो वर्दे ने उन 43 देशों और एक क्षेत्र की श्रेणी में शामिल हो गए जिन्होंने WHO ने यह प्रमाणन प्रदान किया है। मॉरिशस और अल्जीरिया के साथ काबो वर्दे WHO अफ्रीकी क्षेत्र में प्रमाणित होने वाली तीसरी देश है जिन्हें क्रमशः 1973 और 2019 में प्रमाणित किया गया था। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे कि कैबो वर्दो को हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सर्टिफाइड किया गया है मलेरिया फ्री कंट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? तो राइट आंसर है कुवैत दिनार। कुवैत दिनार दुनिया में सबसे मजबूत मुद्रा वाली कंट्री बन चुकी है अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स के अकॉर्डिंग ये कुवैत दिनार जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी बन चुकी है पूरे दुनिया भर में। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कुवैती दिनार को दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा घोषित किया गया। इसके बाद क्रमशः बहरीन दिनार और ओमानी रियाल दूसरे और तीसरे स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र वर्तमान में 180 मुद्राओं को कानूनी मुद्रा के रूप में मान्यता देता है। दुनिया की अन्य शीर्ष मुद्राएं हैं जिसमें जॉर्डियन दिनार को रखा गया है, 5वें नंबर पे जिब्राल्टर पाउंड को रखा गया है, 6ठे नंबर पे ब्रिटिश पाउंड को, 7वें नंबर पे कैमन आइलैंड्स डॉलर्स को, 8वें पे स्विस फ्रैंक को, 9वें को यूरो पे और 10वें को US डॉलर पे। तो आपको टॉप 10 को याद रख के चलना होगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लेकिन आपको सबसे मेन फैक्ट जो याद रखनी है कि अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स के अकॉर्डिंग फोर्ब्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दो चीज हाल ही में जारी की गई है। तो टोटल गोल्ड रिजर्व्स इंडिया का क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया को 9th पोजीशन दिया गया है। जबकि अकॉर्डिंग टू करेंसी के हिसाब से स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी किसे मानी गई है, तो कुवैती दिनार को स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी मानी गई है अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रिपोर्ट। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में IUCN द्वारा पहली बार रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में किसे शामिल किया गया है, तो राइट आंसर होगा हिमालयन वुल्फ। हिमालयन वुल्फ को हाल ही में रेड श्रेणी के कैटेगरी में नामित किया गया है जिसको वनरेबल कैटेगरी भी कहते हैं, जिसमें जानलेवा होती है, यानी कि ये प्रजाति अब विलुप्त हो रही है हमारे विश्व से। जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। हिमालय में पाई जाने वाले प्रमुख ल्यूपियन शिकारी हिमालय भेड़िया कैनिस ल्यूपस चांको का मूल्यांकन पहली बार इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में किया गया और इसे असुरक्षित के रूप में वर्गित किया गया। यह चीन, नेपाल, भारत और भूटान के कुछ हिस्सों में पाया जाता है और आमतौर पर 10,000 से लेकर 18,000 फीट की ऊंचाई पर अल्पाइन घास के मैदान और घास के मैदानों में रहता है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि पहले हिमालयन वुल्फ कहाँ कहाँ लोकेटेड है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो चीन में भी, नेपाल में भी, भारत में और भूटान में भी। इसकी जो रेंज है लगभग 10,000 से लेकर 18,000 फीट की ऊंचाई पर, वो भी अल्पाइन के घास के मैदानों में ये प्रजाति पाई जाती है। लेकिन इसको IUCN के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग, इस प्रजाति को रेड लिस्ट में नामित किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, जिससे खतरा होने की संभावना है, यानी कि ये प्रजाति हमारे पूरे दुनिया से विलुप्त होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है, तो राइट आंसर होगा बेंगलुरु और नई दिल्ली, इन दोनों को मिला है बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है एट द विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 के अकॉर्डिंग। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में।
नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब जीता। इसी के साथ समारोह में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उपस्थित थे और उन्होंने पुरस्कार प्रदान किए। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अपने टर्मिनल 2 के लॉन्च के बाद से ही सुर्खियों बटोर रही है। हाल ही में हवाई अड्डा को पेरिस स्थित वास्तुशिल्प पुरस्कार जीरो यूनेस्को के पिक्स वर्सेस द्वारा दिया गया इंटीरियर के लिए विशेष पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में इंडिया के 2 एयरपोर्ट्स को बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। वो कौन सा एयरपोर्ट है तो नई दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो चलते हैं डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में जाति जनगणना शुरू करने वाला बिहार के बाद दूसरा राज्य कौन सा बना है तो राइट हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बना है बिहार के बाद दूसरा स्टेट जिन्होंने हाल ही में स्टार्ट की है कास्ट सेंसस यानी कि जाति जनगणना को स्टार्ट किया है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी समुदायों की गणना के लिए 19 जनवरी 2024 को अपनी व्यापक जाति जनगणना को शुरू की। इसी के साथ आंध्र प्रदेश बिहार के बाद जाति जनगणना कराने वाला दूसरा राज्य बन गया है। सूचना और जनसंपर्क मंत्री से श्रीनिवास वेणुगोपाल कृष्णा ने कहा कि जनगणना 19 जनवरी से लेकर 10 दिनों तक के लिए निर्धारित है और अगर जरूरत पड़ी तो इसे 4 या 5 दिनों के लिए बढ़ाया भी जाएगा। राज्य सरकार 94 वर्षों में पहली बार राज्य में जाति आधारित जनगणना के माध्यम से एससी, एसटी और पिछड़े वर्गों का सटीक अनुपात जानना चाहती है और मोबाइल एप्लीकेशन में 726 जातियां और समुदाय सूचीबद्ध है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में बिहार के बाद सेकंड स्टेट कौन बना है जिन्होंने कास्ट सेंसस को कंडक्ट करने के लिए कहा है तो वो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बना है दूसरा राज्य जिन्होंने कास्ट सेंसस को यानी जाति जनगणना को बढ़ावा दिया है और जाति जनगणना करने का विचार किया है। तो चलते हैं रिवीजन बैच की ओर। 23 जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पुस्तक असम ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन किसके द्वारा लिखी गई है तो अरूप कुमार दत्ता जी के द्वारा लिखी गई किताब। क्वेश्चन नंबर 2, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य की स्थापना 21 जनवरी को की गई। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश का मून स्नाइपर मिशन चंद्रमा पर लॉन्च किया गया तो जापान का और इसी के साथ जापान 5वां कंट्री बन गया है जिन्होंने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। क्वेश्चन नंबर 4, G77 शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया जा रहा है तो राइट हो जाएगा युगांडा में। क्वेश्चन नंबर 5, शीतकालीन युवा ओलंपिक 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने भाग लिया है तो राइट आंसर होगा साहिल ने। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा मंत्रालय गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारत पर्व कार्यक्रम का आयोजन करेगी तो राइट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, प्रसिद्ध द्वीप नृत्य किस राज्य से संबंधित रखती है तो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश का फोक डांस क्या है तो द्वीप आइलैंड डांस। क्वेश्चन नंबर 8, अयोध्या में स्थापित होने वाली भगवान राम की मूर्ति का निर्माण अरुण योगी राज के द्वारा किया गया। तो क्वेश्चंस ऑफ द डे में चलते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। यहां तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।